वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान के साथ जंग का छठा दिन। ईरान के ड्रोन्स अजरबैजान में जा गिरे, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाबी हमला करते हुए समंदर में अमरीकी टैंकर्स तबाह कर दिए। कनाडा ने भी ईरान जंग में शामिल होने का अंदिया दे दिया। इन तमाम बैनुल अक़वामी मामलात पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ईरान जंग में मोदी हुकूमत ईरान से दूर हो गई। ऑपोजिशन जमातों की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। जंग से 2 दिन कबल इजरायली पार्लियामेंट में खिताब ने मोदी हुकूमत की ईरान दोस्ती का भांडा फोड़ दिया। भारतीय मशकों में शरीक ईरान की नेवी जहाज की श्रीलंका के करीब तबाही ने भारत पर कई सवालात उठा दिए। इन तमाम इशूज को भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके अलावा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक और कानून साजी कर ली। नैब तरमीमी बिल 2026 सेनेट और कौमी असम्बली से अक्सरियती राय से मंजूर। नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल इजाफे का इख्तियार वफाकी हुकूमत को मिल गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आईनी अदालत में दायर की भी तजवीज दे दी। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त जो ईरान की जंग का जो है वो छठा दिन है, उस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मुनीब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कल एक मुश्तरका इजलास जो है वो हुआ और उसमें तमाम पार्टीज को जो है वो दावत दी गई थी यहाँ पर, लेकिन हमने देखा कि ना महमूद खान अचकजई जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने शिरकत की और ना पीटीआई के मेंबरान ने जो है वो शिरकत की। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप इसको कैसा देखते हैं और क्या ऐसी शर्त रखना, ऐसे माहौल में ऐसी कंडीशन रखना कि हमारे लीडर से पहले मुलाकात करा दें, आप इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई दुरुस्त सियासी फैसला तो नहीं है। आपको बियॉन्ड पार्टी लाइन बड़ी बाय पार्टीजन अप्रोच रखनी पड़ती है, बियॉन्ड सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट सोचना पड़ता है। और माजी में भी अगर आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ भी उनके मसाइल थे, उनकी कैद थी या उनकी पार्टी की बड़े बुरे हालात थे, लोग कोई गिरफ्तार हो रहा था, कोई बाहर आ रहा था, तो उस वक्त जब कोई नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते थे तो सब अटेंड करते थे और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। क्योंकि आप हुकूमत की मुखालफत करें, आप हुकूमत को बुरा भला कहें, आप हुकूमत के फैसले के ऊपर तनकीद करें, उस इजलास में शामिल होकर अपना पॉइंट रजिस्टर करा के चले वॉकआउट कर जाए अगर आप ज्यादा देर नहीं बैठना चाहते। लेकिन सिरे से जो देखिए जो एब्सेंस है या एब्सेंशिया है जी, वो तो इटसेल्फ एक, मैं समझता हूँ, एक बड़ा सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है। और पता नहीं ये बड़े गैर सियासी फैसले होते हैं। अब हुकूमत ने ये क्लेम किया है, I mean, कल तलाल चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने ये दावा किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं मुझे कोई झूठा इस पे साबित नहीं कर सकता कि पीटीआई ने पहले मान लिया था जब राना सनाउल्लाह साहब गए, उन्होंने नाम भी दे दिए थे जो लोग शामिल होंगे। फिर उन्होंने जब सियासी पार्टी कमेटी का इजलास हुआ और या उनकी जो बहनें हैं उनकी तरफ से प्रेशर आया तो फिर उस वक्त सारे इस चीज से बैकआउट कर गए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ही मैं समझता हूँ गैर सियासी और बड़ा इमेच्योर डिसीजन है। ठीक है, मसाइल अपनी जगह, इश्यूज अपनी जगह, लेकिन ये मामला तो कौमी सलामती से रिलेटेड है, पाकिस्तान की पोजीशन से रिलेटेड है। इसका ताल्लुक पीएमएलएन या पीटीआई से कम पाकिस्तान से ज्यादा है। तो मुझे तो जाती तौर पर बड़ी अफसोस हुआ। मुझे ये बताएं, आई वुड लाइक टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर कि अगर इतना बड़ा पाकिस्तान का मसला है, मुल्की मसला है, और वो कहते हैं कि हम उस पर अपनी जो भी पॉलिसी है हमारी पार्टी की, उस पर जो है वो हम मुशावरत अपने लीडर से कर सकते हैं, तो दूसरी साइड को भी आपके ख्याल में थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। और ये पहली दफा तो नहीं है। आपको याद होगा जब जाफर एक्सप्रेस वाला भी इंसिडेंट हुआ तब भी इस तरह का एक इजलास बुलाया गया, उसमें भी पीटीआई ने शिरकत नहीं की। वो भी इतना बड़ा सानिया था मुल्क के लिए, पूरा मुल्क ही जो है वो उस पर उदास था। उस वक्त भी जो है इस किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई गई। तो ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देखिए, अगर हम इस आर्गुमेंट को फ्लिप करें तो ठीक है कि हुकूमत को भी वसुतुल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए, बट देन अगेन आपने अपने सवाल में जो आपका तज्जिया है वो खुद एक फैक्ट को बयान कर रहा है कि जब जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ तब भी पीटीआई चोज टू एब्सटेन। और ये इटसेल्फ मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत पोस्चरिंग है आपकी। आपके मसाइल अपनी जगह, मैं निहायत एहतराम के साथ मैं एग्री नहीं करता बैरिस्टर गौहर खान साहब से कि आप वालिद के साथ ये करें तो बच्चे कब तक आपकी महफिलों के अंदर बैठे। देखिए, मसला ये है कि ये महफिल नहीं है, कोई इफ्तार डिनर नहीं था, कोई इफ्तार पार्टी नहीं थी, ये एक सीरियस इशू था
और सीरियस इशू पे बियॉन्ड पार्टी लाइन, बियॉन्ड पॉलिटिक्स देखना पड़ता है। आपको कुछ चीजें मुल्क के लिए होती हैं, जाति पसंद नापसंद से बालातर होती है। तो मेरे नजदीक तो ये कोई दुरुस्त फैसला नहीं था और ना ही मैं इसे कोई सियासी फैसला समझूं। सही जी बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। आप इमरान खान साहब की इस बात की दाद देंगे कि जो 4 साल पहले उनकी पॉलिसी थी एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो आज भी वो जारी है कि उसमें कुछ चेंज नहीं है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, उस वक्त भी बड़े यहाँ पे इश्यूज आए थे। जनरल बाजवा, जनरल फैज जो है, उन्होंने पोजीशन को इकट्ठा किया था, जिसमें शहबाज शरीफ थे, उसमें बिलावल भुट्टो थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे। तो ब्रीफिंग देनी थी, FTF पे भी देनी थी, और भी बड़े अगेन मुल्क की सलामती के मसले थे उस वक्त। तो खान साहब ने उस वक्त भी इनकार कर दिया था जब वजीर आजम थे, जी मैं तो ब्रीफ करने नहीं जाता, जनाब बाजवा साहब आप जो हैं खुद ब्रीफ कर दें, मैं तो इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठता। तो आप समझते नहीं है कि खान साहब की इस बात को तो आप अप्रिशिएट करें कि 4 साल बाद जितने भी इसमें ये दरमियान में मसले मसाइल आए हैं, खान साहब तो अपनी जगह पे कायम है। उनकी तो एक ही पॉलिसी है, वो कहते हैं मर्द की एक ही जबान होती है, खान साहब तो एक जबान पे कायम है। ये तो कम से कम वी मस्ट अप्रिशिएट हिम सर। जी बिल्कुल सर, आपकी बात दुरुस्त है, बट वो हम कहते हैं ना सर कि वे डिड इट गेट हिम, वो ये पॉलिसी उन्हें कहाँ लेकर आई, हैसियत एक सियासी जमात। देखिए, सिर्फ पॉपुलैरिटी का निहायत एहतराम से अचार डालना है अगर आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखाते, अगर आप अपने खिलाफ जो आपके यानी कि आपके राय से इख्तिलाफ करने वाले लोग हैं, अगर आप उनके साथ बैठ नहीं पाते, आप एक तरफ कहते हैं हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन आपने जाती दुश्मनी तो इसे बना दिया है ना। अगर आप सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद को ज़हन में रखते हुए कुछ चीजें नहीं कर सकते और उनको नहीं उन पे डिस्कशन कर सकते, सूरत ख्याल को बेहतर नहीं कर सकते, तो फिर क्या है? फिर तो मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं रह जाता। आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, इतनी बड़ी जमात के सरबराह हैं, पार्टी। देखिए नासिर साहब, एक बड़ी तकलीफदेह बात है और ये मैं नहीं कह रहा, शुरू कहाँ से हुई कि जी इमरान खान की रिहाई, फिर इमरान खान तक रसाई और अब इमरान खान साहब की दवाई, ये खुद बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है। तो आप ये देखिए कि एट द एंड ऑफ द डे हम जितना मर्जी ड्रम बीट करते रहे कि इमरान खान साहब की सियासत बहुत ताकतवर है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, बट एट द एंड ऑफ इट कहाँ लेके गई है ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को बहसीत जमात? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल ये है ना जी, क्या इसने उन्हें कोई फायदा दिया है? नहीं। क्या इससे उनके मसाइल हल हुए हैं? जवाब है नहीं। क्या जो उनका नेशनल स्ट्रक्चर है, सिवाय ये कि चंद जो यूथ ब्रिगेड है वो उनको ज्यादा उनकी जो पॉलिसी है उसको प्रोफेस करती है, अदरवाइज तो कोई मेच्योरिटी की बात तो नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की तरफ से अपनाई जा रही है। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने एक्सप्लेन किया, दूसरी साइड पे खान साहब को इस पॉलिसी में फायदा नजर आ रहा है या उनकी पार्टी को नजर आ रहा है तो मुसलसल वो कंटिन्यू किए हुए हैं। वो तो नहीं बैठते वो चोर डाकुओं के साथ, चाहे वो अपोजिशन में है थे और इमरान खान साहब वजीर आजम थे, अब खान साहब जेल में हैं और ये हुकूमत में है, तो खान साहब को तो लगता है या उनकी पार्टी को महसूस होता है कि हमें इससे कुछ फायदा हो रहा है। अगर उन्हें कुछ फायदा हो रहा है तो ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है, अदरवाइज तो ये जो बातें आप कह रहे हैं उनको भी समझ में आती होंगी कि जनाब कि हम अगर इस तरह की चीजें करके खुद को इरेलीवेंट करते जा रहे हैं, आखिर कुछ ना कोई विजडम तो है उनके पास कि हम पॉपुलर हो गए हैं, उनका वोट बैंक बढ़ गया है, वो इलेक्शन वो कहते हैं जनाब 2024 का इलेक्शन हम जीत गए थे, ये लोग जो हैं अवाम में पॉपुलर नहीं है। सो ये सारी चीजें तो हुई हैं खान साहब की इस पॉलिसी के नतीजे में सर, मतलब कुछ ना कुछ तो इनको पॉलिटिकल वोट तो इनको फायदे हुए हैं, बेनिफिट्स हुए हैं इसके। सर देखिए, बात यह है कि सियासी फायदा अगर आप, मैंने जैसे अर्ज किया कि आप इस बात को गुजारते हैं कि आपने इलेक्शन में वोट कितने लिए या आपको इसका फायदा कितना हुआ, तो ठीक है, ये बैरोमीटर ठीक हो सकता है, फिर इसी पे जारी रहिए। लेकिन खाली पॉपुलैरिटी ने उनके लिए कौन सा मसला हल कर दिया है? बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत को अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बिहेवियर सियासी तौर पर तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जो दीगर सियासी जमातें हैं, जब तक आप उन्हें इस तरह पेंट करते रहेंगे कि ये तो हैं ही सारे चोर डाकू डकैत और हम सबसे आकिल बालिग हैं और सबसे बेहतर हम सियासी जमात है, ये तो एक सिंड्रोम है मेरे नजदीक नासिर साहब, और ये सिंड्रोम ऐसा होता है कि इससे आप कभी निकल नहीं पाते। जो सेल्फ ऑब्सेशन है, ये बड़ी बुरी फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन है या जजमेंट है, ये इट डज नॉट गेट यू एनीवेयर। और मेरे नजदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए मसाइल बढ़ाए हैं। इमरान खान साहब की जो जितना मर्जी, और पार्टी को अगर देख लें, पार्टी के बहुत से लोग
तो खलवत में जलवत में कहीं आपके सामने मेरे सामने कह देंगे कि नहीं हम तो ये करना चाहते हैं, लेकिन हमें हलीमा खान साहिबा हमें बुरा भला कहती हैं और हमारे ऊपर पूरा ट्रोल ब्रिगेड शुरू हो जाती है। अगर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब अपने सोशल मीडिया से डरते हैं, डरते मतलब इस तरह के उन्हें पता है कि मैं अगर कोई चीज सर बड़े बड़े लोग डरते हैं बेचारे, सोहेल अफरीदी साहब तो न्यू कमर हैं सर, वो तो अभी उनको 6 महीने भी नहीं हुए, बड़े बड़े लोग डरते हैं सर। अली अमीन गंडापुर साहब देख लें, ये सलमान अकम राजा साहब देखें, शेर अफजल मरवत ने खैर उन्होंने डट के वो बातें की, तो अदरवाइज पूरी पार्टी डरती है सर। वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद जो हैं वो भी सोशल मीडिया से डरते हैं और वो डर के मारे बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं करते कि सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा, यूट्यूबर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये मामला तो टॉप पे किया हुआ है। आप सोहेल अफरीदी साहब तो भी नहीं, जस्ट न्यू कमर। सर इस वक्त सबसे प्रोमिनेंट फिगर इमरान खान साहब के बाद सोहेल आफरीदी साहब हैं, क्योंकि वो आजकल वज़ीर आला है। देखिए मसला ये है कि जितने भी ये लोग हैं, आप एक जिनी क्रिएट करते हैं और उसको आप एक मॉन्स्टर वो बना देते हैं, फिर वो मॉन्स्टर आपको अपना होस्टेज बना देते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त एग्जैक्टली यही हुआ है। तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं, इसने एक पूरी इकोनॉमी को जनरेट किया है, विच एक्चुअली फीड्स दोज वल्चर्स सिटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। उनके नजदीक फौज को गाली देना, सियासतदानों को गाली देना, सबको गाली, मुझे और आपको गाली देना, दिस गेट्स देम डॉलर्स, सब्सक्रिप्शन, व्यूज, रीच। तो नेचुरली वो तो इसको प्रोफेस करेंगे और इसी को प्रमोट करेंगे, और इसमें बहुत से पीटीआई के लोगों का भी हाथ है सर। तो मेरे नजदीक तो ये इसका शॉर्ट टर्म उन्हें को फायदा नजर आ रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तो नुकसान ही। अच्छा रबी, अभी आपको ये कोर्ट कर रही थी कि जनाब के पार्लियामेंट वाले तो तैयार थे कि हमें जाना चाहिए, आप भी बता रहे थे, तलाल चौधरी साहब कल आपके साथ शो में थे कि हमें जाना चाहिए। अली जफर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बैकआउट की पॉलिसी भी ठीक नहीं, हमें जाना चाहिए। अगर वो तो पहले भी कह चुके हैं कमेटीज का बैकआउट करके हमने गलत किया था, स्टैंडिंग कमेटी, अब इसका बैकआउट करके हम ठीक नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है उन्होंने अलामा नसरबाज साहब ने भी शायद कोई इस तरह की बात की थी। तो ये पार्टी के एल्डर्स के, जुनैद अकबर साहब हमारे शो में थे, उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी, बैरिस्टर गौहर भी कहते रहते हैं। तो ये सारे मिल मिला के इतने कमजोर हैं कि फैसला हुआ कि हमने जाना है। और हलीमा खान साहबा ने एक मैसेज किया, या एक इन वे उनको, अगर थ्रेट तो थोड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता काम किया। तो ये इतने सारे टॉप पार्टी के लीडर जो हैं वो मतलब दे स्केयर्ड, दे आर सो अफ्रेड ऑफ के हलीमा खान साहबा के ट्वीट से या उनके एक बात से वो सब कुछ बदल के रख देती हैं, पॉलिसी टॉप से नीचे तक। बिल्कुल डरते हैं जी, बिल्कुल डरते हैं। अभी खान साहब को जेल से शिफा अस्पताल ले जाने वाला मामला था। मैं मोहसिन नकवी साहब और जो बैरिस्टर गौहर खान साहब की कॉन्वर्सेशन है, मैं अगर ये कहूं कि मैंने वो कॉन्वर्सेशन मतलब काफी उसकी करीब में पहुंचा हूं कि वो एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन क्या थी मिनट टू मिनट। अच्छा। और ये भी मैं आपको बिल्कुल आपको क्लियरली बता रहा हूं कि अल्फाज से मोहसिन नकवी साहब के कि गौहर भाई ये मैंने आपके लिए, मैं ठीक है आप अपना डॉक्टर भी ले आए और आप शिफा इंटरनेशनल आज उन्हें ले आते हैं हम, और आप डॉक्टर अपना मंगा लें और फैमिली का जो बंदा नाम आपने दिया है उनको ले आए। अगर फैमिली का बंदा नहीं आ रहा तो आप आ जाएं। ही वॉज इन द हाउस, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको पिक एंड ड्रॉप करवा लेता हूँ, आप आ जाएं, अपने सामने एग्जामिनेशन करवा लें। हलीमा खान साहबा ने फटा डाल दिया, नहीं 1 हफ्ते वहां पर रुकवाएं। तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि मैं आई एम ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर माई एक्शन, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है कि शिफा में लेके जाएं या किसी और जगह लेके जाएं या हफ्ता उधर ठहराएं। अगर डॉक्टर कह दें आज कि इनको 1 हफ्ता ठहराना है तो मैं 2 हफ्ते ठहराना है तो मैं ठहरवाऊंगा, 2 हफ्ते रहे, 3 हफ्ते रहे, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं कहेंगे तो मैं नहीं कर सकता। उसके ऊपर फिर एवरीथिंग द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो वाला काम हुआ और नहीं ले जा सके, नहीं किसी ने। अदरवाइज तो गवर्नमेंट ले जा रही थी इमरान खान साहब को एग्जामिनेशन के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। जी मुनीब, ये बताइएगा कि अब जो है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक और कानून साजी जो है वो कर ली और नैब तरमीमी बिल 2026 जो है वो सेनेट और कौमी असेंबली दोनों से जो है वो मंजूर हो गया है। बहुत शोर मचा आज इस बिल पर, ऑपोजिशन की जानिब से काफ़ी हंगामा आराई हुई। इसमें जो है जो नैब चेयरमैन है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो इख्तियार वफाकी हुकूमत को जो है वो मिल गया है, और जो अपील का भी दायरा इख्तियार है वो भी शिफ्ट कर दिया गया है अब आईनी अदालत पर। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी ये गवर्नमेंट ने, जारी बात है, मैं जहां जरूरत आईनी तरमीम की होगी वहां हुकूमत आईनी तरमीम करेगी, जहां जरूरत होगी कि सादा कानून साजी करनी है, तरमीम लानी है किसी कानून में, तो वो हुकूमत तरमीम ले आएगी। अब हुकूमत ने वही किया है। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ हुकूमत के इस इकदाम से।
क्योंकि ये शायद उन्होंने करना था। और एक तो ये है कि देखिए सजा मुअत्तली फिलहाल उस तरह से तो कार्ड से नजर नहीं आती, ना ही मेन अपील किसी ने फिक्स होने देनी है। और ये भी किया जा रहा है कि ठीक है अगर हो तो फिर मामला आईनी अदालत की तरफ जाए और आईनी अदालत को ही से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब इससे ज्यादा अगर हम खुल के बात करेंगे तो फिर बहुत से मसाइल हो जाएंगे। सही जी मुनीब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुनीब फारूक जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में हमें बता रहे थे कि किस तरह जो है वो पीटीआई के मेंबरान ने, अपोजिशन लीडर अचकजई साहब ने जो है वो जो एक मुश्तरका इजलास हुआ उसमें शिरकत नहीं की। पीटीआई इस वक्त कहाँ खड़ी है, क्या पोजीशन है उनकी, ओवरऑल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस हवाले से। और दूसरा ये कि सेनेट और कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल भी जो है वो मंजूर हुआ, उस पर काफी शोर जो है वो मचा गया। दो चीजें इसमें हुई कि एक तो जो चेयरमैन नैब है उनकी मुलाजमत में 3 साल इजाफे का इख्तियार जो है वो वफाकी हुकूमत को मिल गया है और जो अपील है वो भी आईनी अदालत में दायर करने की तजवीज जो है वो भी दी गई है इस बिल में, जिस पर काफी हंगामा आराई हुई और ऑपोजिशन की जानिब से जो है वो उसकी कॉपियां भी जो है वो फाड़ी गई। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान में इस वक्त जो तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है, आज छठा दिन जो है ईरान जंग का शुरू हो चुका है और आज भी जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हमले जो है वो किए गए इजराइल की तरफ से तेहरान पर और ईरान ने भी जवाबी हमले जो है वो किए हैं। इस पूरी सूरत हाल में इंडिया जो है वो कहाँ खड़ा है और मोदी हुकूमत जो है उस पर तनकीद आ रही है उनके अपने अंदर से, वहाँ की ऑपोजिशन से। राहुल गांधी साहब का तो कहना है क्लासा साहब के 40% जो इंडिया का ऑयल सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो है वो आता है और ना सिर्फ ये बल्कि एक जहाज जो बहरी जहाज था उसको भी जो जिस तरह से हिट किया वो इंडिया से जो है वो जा रहा था और वहाँ जितनी हलाकतें हुई तो उस हवाले से भी जो है वो उन्होंने मेंशन किया। तो उन्होंने कहा कि मोदी ने जो है वो किसी बिल्कुल कंप्लीट खामोशी है, कोई उन्होंने किसी चीज का जिक्र नहीं किया, चाहे खामनाई की शहादत हुई, चाहे ये वाला सारा मामला हुआ, उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी जो है वो नजर आ रही है। ये बड़ा एक अहम इशू है इस वक्त, क्योंकि जंग लगी हुई है तो हमारी इस पे तवज्जो नहीं, हम तो अपने भी स्टांस पे खड़े हुए हैं। जो पाकिस्तान का अपना स्टांस है बड़ा मुश्किल है, आपको पता, पहले में भी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए बैलेंस रखना। एक साइड पे ईरान अंडर अटैक है, फिर बाकी गल्फ की स्टेट्स अंडर अटैक हैं, फिर अमेरिकन के साथ आप कितने तल्लुकात हैं, आपने सारा बैलेंस रखना है कि किसी को आपसे शिकायत भी ना हो, यू आर बॉर्डरिंग ईरान एज वेल। सो मतलब इतना आसान नहीं होता, हम तो गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन इससे बढ़ के जो चीज पाकिस्तान में इग्नोर हुई है, किसी ने उस पर फोकस नहीं किया, वो इंडिया है। इंडिया का जहन में रखना चाहिए कि 71 की वार में, या मतलब ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था और शाह ईरान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़े भाई का किरदार अदा करते थे और बहुत सारे उन्होंने सपोर्ट भी किया। ईरान ने 65 की वार में की, इसके बाद इवन 71 में की, जब इंडिया ने आके धमकी दी थी इंदिरा गांधी साहबा ने कि हम दोबारा अटैक करेंगे 71 के बाद, तो शाह ईरान ने बकायदा इंडिया को उस वक्त आके थ्रेट किया था कि अगर आपने इस पे पाकिस्तान में अटैक किया तो हम इनके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। ये पाकिस्तान की और ईरान की आपस में वो थी, दोस्ती थी, जो ताल्लुक था। और साथ में जो पाकिस्तानी ये तराना जो है ये भी पर्शियन में ये लिखा हुआ है, बहुत सारे कम लोगों को शायद इस बात का पता। सो मैंने हमारे कल्चरल, रिलीजियस और तरीके हमारे बड़े उनके साथ ताल्लुकात थे। अब जब यहाँ पे रेवोल्यूशन आया है तो इंडिया ने फिर अपने आप को इसके ईरान के करीब करना शुरू किया कि इसको पाकिस्तान से इनको हटाया जाए, जो शाह ईरान के दौर में इतने सारे ताल्लुकात थे। सो पिछले आप कह सकते हैं 46-47 ईयर्स में एक कंपैरेटिवली ये पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई होगा, मेरा ख्याल बहुत सारों के लिए अजीब सी बात होगी कि इंडिया और ईरान ज्यादा करीब रहे हैं बनिस्बत पाकिस्तान और ईरान के। देयर माइट बी मैनी रीजन, में डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब उनको रीजन को लेके, बल्कि 92 मतलब अर्ली उसमें 90s में भी उस वक्त जब कोई अगर कश्मीर का इशू जिनीवा वगैरह में डिस्कशन हो रही थी तो ईरान ने उस वक्त जो है उन्होंने मतलब इंडियन साइड को थोड़ा सा उन्होंने इजी किया, जिस पे इंडियन बड़े ग्रेटफुल थे और पाकिस्तान शायद इतना ईरान से खुश नहीं था और वो समझते थे ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है जो हमने की है कि ईरान को और पाकिस्तान को हमने एक दूसरे से साइड पे करके हम ज्यादा करीब हो गए, हालांकि मुस्लिम ममालिक थे। अब इसमें हुआ क्या है, वो ये तवक्को किए बैठे थे इसकी कि इस पे ईरान पे अटैक हुआ। इससे 2 दिन पहले जो है मोदी साहब जो है वो वहां पे गए, इसराइल गए, उन्होंने खिताब किया। इंडिया में इस बात पे सबसे बड़ा एक शोर मचा हुआ है कि जब आप वहां पे वार होने वाली थी 36 आवर्स बिफोर आप इसराइल गए हैं और आपके ईरान के साथ 4 बाहर आपकी ये पोर्ट है और बहुत सारे तिजारती तल्लुकात हैं या हमारे मतलब रीजनल या उनके साथ और मतलब कल्चरल या और बहुत सारे तल्लुकात बने हुए हैं। आप इसराइल में 2 दिन पहले मौजूद थे और वो उन पे हमला कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल किया गया वहां पे।
नंबर 1। आप चलें वापस आए हैं, ये ईरान पे अटैक हुआ, आप मतलब इंडिया इस वक्त खामोश है, कोई बात अब तक कोई बात नहीं की अटैक पे कोई भी नहीं है। ये इंडियंस के लिए बहुत बड़ा बम शेल है जो वहां पे इस वक्त डिबेट हो रही है, आप उस पर खामोश रहे। खामनेई साहब की उनकी कैजुअलिटी हुई, शहादत हुई, उस पे आप खामोश हैं। उनके स्कूल पे वो अटैक हुआ जिसमें कोई 150 छोटी बच्चियां जो हैं वो उनकी कैजुअलिटी जो शहादतें हुई, उस पे इंडिया खामोश है। इसके बाद वो समझते हैं सबसे बड़ा जो है उनके लिए जो चीज है वो ये समझते हैं कि ये जो अभी वहां पे ये जो आपके ईरान की जो नेवल या उनकी वेसल आई हुई थी, बहरी छोटा जहाज आया हुआ था, इसको इंडिया ने ही इनवाइट किया था कि आप तशरीफ लाएं और हमारे यहाँ पे एक्सरसाइजेज हो रही हैं या परेड होनी है, उसमें तशरीफ लाएं, जिसमें ये इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो भी शामिल थे, उनकी वीडियो भी चल रही है इस वक्त। वो जो ही निकले हैं और उसमें इंटरनेशनल वाटर्स में गए हैं, उसके बाद उन पे अटैक हुआ है और जिसमें कोई उनकी 87 की कैजुअलिटीज हुई हैं, बाकी को आके उन्होंने श्रीलंका से रेस्क्यू किया है। इंडिया में इस बात पे बहुत बड़ा वो है कि आपके गेस्ट थे, आपके घर बुलाए हुए थे, आपके मेहमान थे, मान लिया कि उन पे अटैक इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, लेकिन आपकी मॉरली तौर पर अब तो आपकी ड्यूटी थी कि आपका मेहमान घर से निकला है, अभी उसने थोड़ा सा बाहर गया, सड़क तक गया तो उस पर हमला हो गया और बेचारे 87 जो है ना वो गए, आप चले उस पर कुछ नहीं कर सकते थे, मान लिया इट वाज़न्ट योर रिस्पांसिबिलिटी, हालांकि आपके गेस्ट थे, आपको चलो कम से कम उनको सेफ पैसेज लेके देना चाहिए था। आपको पता है खतरात हैं, ऑलरेडी जंग शुरू हो चुकी है, या तो आप उनको अपने यहाँ रोक लेते कि जब तक जंग नहीं रुकती इंडियन वाटर्स में रहें, जब जंग का कोई फैसला हो जाएगा फिर जाइएगा, चले वो चलेंगे, मान लिया जी आपके अमेरिका पे किसी की नहीं चलती, लेकिन आपकी खामोशी, डेफिनिंग साइलेंस, ये आपको क्या ये मैसेज दे रही है कि आपने ये ईरानियन कौम को, ईरानियन मुल्क को, जो आप उनको दोस्त कहते हैं, दोस्त समझे जाते हैं, आपने उनको बिट्रे किया है, उनको चीट किया है, बल्कि स्टैब किया है। ये सलमान हैदर साहब हैं, इनके फॉर्मर इनके वजीर खारजा हैं इसके इंडिया के, और कांग्रेस से उनका तल्लुक है। मैं उनका सुन रहा था, करण थापर के साथ इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने यही बताऊंगा कि दोस्त इस मौके पे मतलब ये कह देना मफादात ही सब कुछ होते हैं, तो दुनिया के बाकी ममालिक क्या सोचेंगे कि आपकी मतलब इंडिया की ईरान की इतनी करीबी तल्लुक था, और उनका ये कहना था ईरान ने हमें मतलब बहुत सारे मौकों पे सपोर्ट किया हुआ है अगेंस्ट जाके, मतलब इवन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। इस वक्त खामोश रहना, न्यूट्रल रहना, तो ये क्या मैसेज आप मतलब ईरानी लोगों को दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा और काम क्या किया है, आपने कोई मजम्मत नहीं की, ना इसराइल की है, ना आपने अमेरिका की है, ना किसी और आपने उसमें, आपने एक और भी काम किया है। अच्छा, तो जो ईरान की तरफ से उनके अमेरिकन ये एयर बेसिस पे अटैक किए गए वहां पे, ये खित्ते में या सऊदी अरब पे, कुवैत में, यूएई में, दीगर मुल्कों पे, आपने तमाम 7 या 6 हेड्स ऑफ स्टेट्स को फोन किए हैं और उनकी आपने मजम्मत की है जो उन पे अटैक हुए हैं। सो आपने 180 के दर्जे पे जाके वो शिफ्ट की है अपना, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी थी, आपके तल्लुकात थे, और टोटल आपने ईरान को उठा के उसमें से निकाल के साइड पे कर दिया। एंड देन दे प्रेज्ड पाकिस्तान। उन्होंने अभी पाकिस्तान को देखें, हम ज्यादा करीब थे ईरान के, पाकिस्तान तो ऐसा चुतरा नहीं था, लेकिन उनको देखें, हम उनको कहते हैं ये स्टूज हैं, अमेरिका के पपेट हैं, कठपुतली हैं, ये फलाने हैं, इनको ट्रंप चलाता है तो ये तो डरते हैं, इनकी तो औकात नहीं। उन्होंने उनकी औकात देखें, उन्होंने अमेरिकन हमले की मजम्मत की है, इसराइल के हमले की तो चलो मतलब करना पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान था, वो भी की है, और प्लस उन्होंने वहां पे जो दीगर ममालिक थे, सऊदी अरब वगैरह, उन पे जो अटैक, उन्होंने उनके भी मजम्मत किया कि आप पे अटैक नहीं होने चाहिए थे। सो उन्होंने ईरानियंस ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, और खित्ते के जो बाकी ममालिक मिडल ईस्ट है वो भी किया है, और अमेरिका पाकिस्तान को भी कुछ नहीं कह रहा। उसने कहा आप जो हैं, आप तो बड़े मतलब एक नॉन अलाइन मूवमेंट जो चली थी यहाँ पे आई थी दुनिया भर में, जिसको नेहरू साहब और बाकी जो थे उन्होंने चलाया था, भी कोल्ड वार के दिनों में भी हम किसी के साथ नहीं, इंडिया की पॉलिसी थी। पाकिस्तान तो वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर चुका था, पाकिस्तान तो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया था, लेकिन वो ये क्लेम करते थे इंडियन जो है कि हम किसी ब्लॉक में नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेंगे। इंडिया ने इसको बड़ी हद तक परसू भी किया, जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है, और सर्द जंग में हमने ये चीजें देखी भी हैं। वो कहते अब क्या हुआ है, अब आपने आपसे ट्रंप ने कई काम करवा लिया विद इन 1 मंथ, उन्होंने आपसे जो रशियन ऑयल आप खरीद रहे थे वो बंद करवा दिया, और यहाँ आपको ऑयल के लाले पड़ गए क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का पड़ गए हैं। ऊपर से अब आपसे रशिया भी नाराज है, उधर से अमेरिकन से जो ट्रेड डील आपको दी है उसमें उन्होंने अपने लिए 0 टैक्स करवा लिया, आप पे 18%, आपसे 15% वो कर लिया है। इसके बाद उन्होंने इतना बड़ा हमले किए हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत जो आपका दोस्त ममालिक है, ईरानियन आपके फ्रेंड थे, उस मामले पे आपसे चुप करवा लिया। आप इसराइल के साथ, उन्होंने कहा गजा पे भी, मैंने गजा की बात की कि गजा पे इतना सारा कुछ होता रहा, बम्बार्डमेंट होते रहे, इंडिया वो खामोश था। वो कहते हैं आप इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ा अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, हाल ये है कि इतना बड़ी एक जंग लड़ी है, इतना बड़ा एक बेट्रेयल हुई है, चीट आप कर रहे हैं, तो कोई मॉरल हाई ग्राउंड लें और बात करें। उन्होंने कहा जनाब कि फॉरेन पॉलिसी में आपको बाज़ दफा आपको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, सारी चीजें
इंटरेस्ट नहीं होती। दैट वाज अ पॉइंट। उन्होंने कहा हमें ये समझा जाएगा, हमने ईरानियन को इस मौके पे मुश्किल वक्त में जब उनको मतलब लिप सर्विस करनी होती है ना, पाकिस्तान ने जो अपना कोई तोपें गने जहाज तो नहीं भेज दिए ना, दुनिया के बाकी ममालिक जो थे उन्होंने भी कोई जहाज कोई उन्होंने जंग में शरीक तो नहीं हुए ना, लिप सर्विस की है ना, या मॉरल एक सपोर्ट दी है, या ये कहा गलत हो रहा है। तो द होल ऑफ इंडिया इज, जो मैंने नोट किया है, थोड़ा सा फॉलो किया, दे आर इन ए शॉक, सेंस ऑफ डिसबिलीफ कि हमने इतना कुछ अमेरिका को खुश करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए नेक्स्ट लेवल पे जो है नेक्स्ट लेवल पे जाके हमने ये सारी चीजें की। और मेरा ख्याल ईरानियंस के लिए, इवन पूरी दुनिया के लिए इट्स एन आई ओपनिंग कि कैसे आपके इतने पुराने दोस्त, इतने पुराने तल्लुकात, इतनी बड़ी आपकी ट्रेड 4 बार आपने दी हुई पाकिस्तान। और भी बहुत सारे वो कहते थे कि शायद इंडियन जो है वहां के 180 डिग्री शिफ्ट जो है वो एक देखा गया एक अच्छी चीज है। लेट मी मतलब से दैट कम से कम कॉमन जो इंडियंस हैं या वहां का जो इंटेलिजेंस है, जैसे मतलब सोनिया गांधी ने लिखा है, बहुत सारा आर्टिकल लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स में शायद लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, अपोजिशन ने, वहां के मीडिया ने या सिविल सोसाइटी ने इस बात पर बड़ा शदीद रिएक्ट किया है कि हमारी हुकूमत ने जो ये ईरानियन को अबैंडन किया है, जिस तरीके से डिच किया है, और जिस तरह उनके स्पेशली जो सेलर्स उनके वहां पे गए और कोई एक लफ्ज भी नहीं है। सो इट हैज शॉक्ड एवरीवन। आज हुआ है कि जयशंकर साहब ने इस एहतजाज के बाद उन्होंने कॉल किया ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को, आज हुई है कॉल, लेकिन सिर्फ वन ट्वीट के वन लाइनर है कि मेरी बात हुई है। क्या बात हुई है, कोई उसकी डिटेल नहीं है, कोई कंडेमनेशन कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो खामनेई साहब वाली थी, आज उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ जो उनके एक्सटर्नल अफेयर है इंडिया के, उनके जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी के हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, आज वो उनके एम्बेसी गए हैं ईरान की, और उन्होंने जाके जो कंडोलेंसेज मैसेज ना खामनेई साहब की शहादत पे लिखा है 6 दिन बाद, उन्होंने 6 दिन बाद। और जो एम्बेसडर है ईरान के, आज उनसे पूछा है इंडियन उन्होंने जर्नलिस्टों ने कि जनाब ये बताएं, आपके जो सेलर्स को वहां पे शादते हुए अटैक किया गया, क्या इंडियन हुकूमत ने आपको कंडोलेंसेस अफसोस किया है? पता उनका क्या जवाब था? उन्होंने अपनी हुकूमत से पूछे। अच्छा, तो ये हुआ जनाब आपके सही। इट्स शॉकिंग जो इस वक्त इंडिया की पोजीशन है ईरान को लेकर, जिसको वो अपना एक एलाई जो है वो कहता रहा, एक दोस्त मुल्क जो है वो कहता रहा, लेकिन इस पर जो है वो एक मुकम्मल खामोशी जो है वो मोदी हुकूमत की तरफ से नजर आई है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और खबर शामिल कर लेते हैं। वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत जो है वो 1 लाख लैपटॉप्स, 1 लाख बच्चों को जो है वो लैपटॉप्स बांटे गए हैं, जिसकी मालियत 16 बिलियन रुपीस है। क्लासर साहब, आज सेनेट में इस बात का इंकशाफ हुआ। ये जनाब आज सेनेट में 2 खबरें आई हैं और सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। उन दोनों खबरों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एक तो ये जो आप बता रही हैं, आज सेनेट में बताया गया कि 1 लाख स्टूडेंट्स जो थे, जो यूनिवर्सिटीज़ में थे मोस्टली, उनको जनाब इन्होंने 16 बिलियन रुपीस के बहर से लैपटॉप मंगवा के दिए। तकरीबन बनते 37.6 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट की गई है। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में हैं या जो वहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे बड़ा अच्छा किया कि IT का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चों को देना चाहिए था। चलो फेयर इनफ। एक तरफ ये क्लास है जिनको दिया गया है, दूसरी तरफ अगला सवाल जो था, वहाँ जो रिपोर्ट अगली पेश हुई, उसमें यह बताया गया कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई 2.5 करोड़ बच्चा जो है स्कूलों से बाहर है। जरा प्रायोरिटीज देखें, जो ऑलरेडी मतलब मेरा बच्चा अगर यूनिवर्सिटी किया हो तो ही कुड अफोर्ड 1 लाख रुपए के वट एवर जो भी है वो लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है। ये 2.5 करोड़ बच्चा जो है स्कूल से बाहर है, पैसे आपने कहाँ पे लगाने हैं? ये हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे होंगे वो पसंद नहीं करेंगे, मुझे बैठ के गालियां भी देंगे, लेकिन सवाल ये 2.5 करोड़ बच्चा आपके फ्यूचर के लिए, आपकी खुशहाली के लिए खतरा है, ये डेंजर है। ये जो लोग 2.5 करोड़ बच्चा नहीं पढ़ सकेगा, स्कूल से बाहर रहेगा, ये खतरा है इस मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए, ये सोसाइटी के लिए, उन लोगों के लिए भी है जो जिनको 1 लाख का आपने 1 लाख वो लैपटॉप दिए। और पंजाब इज लीडिंग, मरियम नवाज साहबा के लिए अर्ज है कि वो इतना बड़ा खर्चा हो रहा है पूरे सूबे में, जहाज खरीदे जा रहे हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और बला बला पार्क्स प्रिविलेज। उनके इस पंजाब में क्योंकि आबादी भी ज्यादा है, तकरीबन 96 लाख जो बच्चा है वहां पे, ये पंजाब में स्कूलों में नहीं है। आपका सिंध में तकरीबन 78 लाख है, इसका खैबर पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट ये 50 लाख है, बलूचिस्तान में 29 लाख है, इस्लामाबाद में तकरीबन 9,000 समथिंग है। ये टोटल बनते हैं आपका मतलब जाके ये कोई 2.5 करोड़ के करीब बच्चा स्कूल से बाहर है।
पूछने का ये है कि बेसिक एजुकेशन हर बंदे का ये हक है, हायर एजुकेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी तालीम आपका बेसिक राइट नहीं है। आपने बेसिक तालीम जो है हर बच्चे को देनी है। आपने 2.5 करोड़ बच्चे के पास बेसिक एजुकेशन छोड़े स्कूल में नहीं है। और दूसरी तरफ वो प्रिविलेज क्लास जो यूनिवर्सिटीज में पहुंच गई है, जिनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं फीस, उनको उठा के आपने 16-17 बिलियन रुपीस दिए हैं। और ये बच्चे जो हैं आपको फोकस ही नहीं है, किसी की तवज्जो नहीं है, हम इसका जिक्र नहीं करते। ये कल को किधर जाएंगे? जिनके पास ना तालीम है ना स्किल है, AIR ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, आप सुपर इंटेलिजेंस में जा रहे हैं। जिनके पास कोई हुनर नहीं है, मैनुअल काम है, इनमें से बहुत सारे लोग फिर कल को आपके ये क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, खुदा ना खासा दहशतगर्दी में जाएंगे, ये स्नैचिंग में जाएंगे, ये मगिंग में जाएंगे या गुर्बत में जाएंगे और मैनुअल जॉब करेंगे, छोटी मोटी ये नौकरियां करेंगे और हमेशा गुर्बत में रहेंगे। इससे बड़ी बेइंसाफी रियासत नहीं कर सकती कि एक साइड पे 1 लाख आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को उनको 16 बिलियन रुपीस के 1 लाख आपने वो ले दिए लैपटॉप। दूसरी तरफ ये 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। ये किसी को कोई शर्म हया खाज आसिफ वाली बात है, कोई शर्म कोई हया कोई ग्रेस किसी में नहीं बच गई। महज दिखाने के लिए कि जनाब कि हमने 1 लाख लैपटॉप दे दिया है। और नजर आता है जो बात आप कह रहे थे पहले कि नजर आता है 1 लाख लैपटॉप, ये 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाते नजर नहीं आता, नजर नहीं आएगा ना। इट्स ए ह्यूज ये क्राइम है जो आप कर रहे हैं इन बच्चों को स्कूल से बाहर रख के। स्टंट है। इट्स ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट दिस पुअर पीपल। 2.5 करोड़ बच्चा इस मुल्क में स्कूल से बाहर है, नोबडी इज बॉदर्ड। उल्टा ये बैठ के लैपटॉप बांट रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये मैं माजरत के साथ बच्चे नाराज हो जाएगा मुझसे। आप प्रिविलेज हैं, यूनिवर्सिटीज पहुंच चुके हैं, आपको तालीम देना हायर एजुकेशन जो है रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। इवन अमेरिका में देखें लोग ग्रेजुएशन तक जाते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत प्रिविलेज लोग जाते हैं। आप पहुंच गए हैं तो ये पैसा तो इन पे लगना चाहिए था आपने। और $37 मिलियन का आपने दे के ज़र मुबादला आप लोगों ने बाहर से लैपटॉप मंगवाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। वो लंबी कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए, किसको गए, उसकी भी डिटेल लेते हैं, कितने कितने का एक लैपटॉप आया है। वी विल कवर इट नेक्स्ट वीक। इट्स ए ह्यूज, मुझसे पूछें इट्स मतलब ह्यूज इनजस्टिस जो आपने 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, 1 लाख बच्चे को आपने 16 रख के आपने लैपटॉप दे दिए। बिल्कुल। और किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उसकी भी डिटेल्स आपने सही कहा कि सामने आई हैं और वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले शोज में। आज के लिए नाजरीन इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।